नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 3,91,91,00,000 रुपए की लागत से बने इस महाविद्यालय के परिसर में ही मुख्यमंत्री ने दानवीर दाऊ श्री रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। आज स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन जी के नाम से महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ, जिससे आसपास के छात्र छात्राओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही विधायक जी ने यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात की और दो जो प्रमुख मार्ग है वो जो बहुत ही ख़राब हो चुका है, कटिहार कोदवा, तो दोनों मार्ग के उन्नयन के लिए उन्होंने बात की, उसकी घोषणा मैंने की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो प्रदेश में कम बारिश से पिछड़ती खेती के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि जिन तहसीलों में सूखे की स्थिति बन रही है उनकी रिपोर्ट मंगाई गई है। सरकार सर्वे पर नजर बनाए हुए हैं। सूखे के आकलन में देरी में बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इसके पहले विष्णुदेव साय ने एक बार भी बात नहीं की, जबकि जशपुर में पानी कम गिरा है। सरकार हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। जिन तहसीलों में सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाया गया है, नजरी सर्वे करके देखें। अभी वैसे बरसात की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी नजरी सर्वे कर लेना ही उचित है। तो सरगुजा संभाग के कुछ ज़िले और तहसील ज़्यादा हैं वहाँ, और एक दो दूसरे तहसील भी हैं जहाँ कम बारिश हुई है, तो उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश के कई स्थानों में आयोजित अलग अलग समारोह में सम्मिलित हुए। अपने प्रवास से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तबादला नीति को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि 15 साल तक क्या करते रहे, इनको रात में भी पैसों के ही सपने दिखाई देते हैं। 15 साल तक क्या करते रहे हो? ट्रांसफ़र पैसा कमाने की जरिया है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित जनधारा मल्टीमीडिया के जनमंच थिएटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस वर्कशॉप में एआई से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्कशॉप में खास मेहमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अतिंद्र सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों और नुकसान के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान जनधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा भी मौजूद रहे। लेकिन जब आप पे नहीं करते हैं तो आप खुद एक प्रोडक्ट होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम आपकी फोटोज, आपका डेटा, आपने जो भी पोस्ट किया, हम उसे एडवर्टाइजर्स को दे सकते हैं। अब वो एडवर्टाइजर को अगर वो डेटा चला गया तो वो आपको कुछ नए नए एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगेगा, उससे आपकी सोच प्रभावित होगी। ये एक बहुत सबकॉन्शियस बिहेवियर है जिसपे बहुत सारा विरोध भी होता है, आए दिन विरोध होता रहता है। तो शॉर्ट में आंसर ये है कि वो सेफ नहीं है। आपने साइंस फिक्शन पर रिलेटेड बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वहीं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन फिल्मों को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं। इसी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो इस तरह से कह सकते हैं हम कि यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर का उन्नत रूप होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इस फील्ड पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, अत्येंद्र सिंह जी। आज उनसे जानते हैं कि ये क्या होता है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एआई होता क्या है? जी, आज मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मशीन से पूछें कि तुम्हारे पास जैसे बहुत सारा डेटा आ गया है, अब इस डेटा को एनालाइज करके एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, ये कैपेबिलिटी मशीन के पास आना, उसको ये सिखाना,
ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल रूप से एक सिद्धांत रहा है। क्या मशीन अपने आप डिसीजन ले सकती है कि नहीं। और आपने 5 अलग-अलग देशों में काम किया है, आखिर भारत वापस आने की क्या वजह रही है? जी, मैं हमेशा से ये मतलब मुझे विश्वास था कि हम मतलब हिंदुस्तान में अगर अब कुछ नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, यहाँ काम करते हैं, बढ़ते हैं, तो ग्रोथ और सक्सेस और जो है यहाँ पे बहुत मिलने वाली है इस फील्ड को। तो आज से 15 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, जानते नहीं थे। लेकिन मैंने ये उस समय रिस्क लिया और मैं इंडिया आया पढ़ाई करके, और पिछले 13 साल से मैं इंडिया में ही अलग अलग कंपनियों में काम करके बीच में मैंने अपनी भी कंपनी बनाई थी, उसमें भी जो है एआई का यूज़ किया। कोशिश हमेशा यही रही कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं जो लोगों के काम आ सकें, और इस फील्ड में काम करते करते हम और ऐसे इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस और प्रोत्साहन दे सकें जो आगे जाके एआई पे और ज़्यादा गहरा काम करें। इंडिया में भी अब एआई को लेकर काफ़ी जागरूकता हुई है। लोग चाहते हैं या स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस फील्ड पे पढ़ें, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए इस फील्ड पे? अब आज की डेट में एआई और उस पे जुड़े हुए टॉपिक्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ कि एआई में जो मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग के और भी बहुत सारे डिविजन हो जाते हैं। ये इस मूल रूप से इनमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एआई भविष्य में हमारे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन इसका दुरुपयोग अभी किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग दोनों ही मतलब दोनों ही पॉसिबल हैं। एआई है, लेकिन जिस तरह से इसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है, दुनिया ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी अभी कहा था कि ये हम बना तो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ये हमें ही ख़त्म कर देगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा भविष्य बहुत दूर है, और एआई इस समय एक नवजात शिशु की तरह है, मेरा ये मानना है। जैसे एक बच्चे को आप ए बी और सी बोलेंगे और यही बताएंगे कि उस सी के बाद डी आता है, वो उसी को सच मान लेता है। एआई भी आज की डेट में अगर आप ये समझाएंगे एआई को कि ए बी डी और उसके बाद सी आएगा तो एआई मान लेगा। तो इतनी क्षमता नहीं है एआई में अभी कि सही और गलत में मनुष्य के लेवल का सेपरेशन वो कर पाए। अभी हम बहुत दूर हैं पूरी सृष्टि के नाश से। हाँ, जहाँ तक मूवीज़ का ताल्लुक़ है, देखिए ये सब मनोरंजन के साधन हैं, और जो भी मूवीज़ बनाते हैं उनकी इमेजिनेशन कहीं भी दौड़ सकती है। जहाँ पे मूवीज़ ऐसी बनती हैं जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसी भी मूवीज़ बनती हैं जहाँ पे आपको नए-नए टेक्नोलॉजी के नए-नए यूसेज दिखाए जाते हैं। जैसे कि जब 1970 में स्टार ट्रेक जैसी पिक्चरें आई थीं, तो वीडियो कॉलिंग उस समय पहली बार दिखाई गई थी। बट आप खुद देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग मेरे ख्याल में हाल के 5 से 8 सालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि साइंस भी मूवी से इंस्पिरेशन लेता है। देखिए, साइंस जो है वो इमेजिनेशन को कन्वर्ट कर देता है रियलिटी में। तो इमेजिन करना अक्सर जो है आर्टिस्ट का काम होता है, और वो ये काम बहुत बखूबी निभा पाते हैं। और साइंटिस्ट का काम होता है या इंजीनियर का काम होता है कि ऐसी इमेजिनेशन को एक रियल प्रोडक्ट में लेके आने की, जिसमें कई सालों की मेहनत लगती है। सत्येंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें आत्मीयता व सार्थकता के साथ याद करने के लिए राजधानी रायपुर में एक कथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कथाकार जया जादवानी एवं हरि भटनागर अपनी कहानियों का पाठ करते नजर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आलोचक जयप्रकाश ने किया तथा कहानियों पर टिप्पणी कथाकार आनंद बहादुर ने। प्रेमचंद का देश कल आज कल विषय पर युवा आलोचक भुवाल सिंह का व्याख्यान भी हुआ। बताया जाता है कि प्रेमचंद की रचनात्मक अवधान को स्मरण करने के लिए उनकी जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसी श्रृंखला में पूरे देश भर में तमाम आयोजन हो रहा है। रायपुर में भी जन संस्कृति मंच ने आयोजन किया है और यहाँ प्रेमचंद पर एक विमर्श, प्रेमचंद के अलावा प्रेमचंद की परंपरा में जो कहानी विकसित हुई उसका भी स्मरण किया जा रहा है। साथ ही कहानीकार के
पाठ ओर से उन पर बातचीत की गई। प्रेमचंद के रचनात्मक अवदान को स्मरण करने के लिए उनकी जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो उसी श्रृंखला में पूरे देश भर में तमाम जो आयोजन हो रहे हैं, यहाँ रायपुर में भी जन संस्कृति मंच ने ये आयोजन किया है और यहाँ प्रेमचंद पर एक विमर्श, प्रेमचंद के अलावा प्रेमचंद की परंपरा में जो कहानियाँ विकसित हुई हैं उनका भी स्मरण यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा दो जो कहानीकार हैं उनकी कहानियों का पाठ और उन पर बातचीत है। और इधर कोरबा शहर में देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर करने वाले शहीदों की प्रतिमाओं को सम्मान की दरकार है। शहर में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसको 6 महीने पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से नगर निगम आयुक्त का ध्यान इस पर लाया था, जिसके बाद जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया गया था। परंतु आज पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी प्रतिमा वैसी ही है और पूरे परिसर में गंदगी का आलम है। भैया बताएंगे, चौक चौराहे में जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ गंदगी बहुत सारा फैला हुआ है। देखिए, नगर पालिक निगम कोरबा में विभिन्न स्थानों में एक बड़ी रकम खर्च करके विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं को और मूर्तियों को जगह जगह चौक चौराहों में स्थापित किया गया था। वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अत्यंत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि गांधी जी की प्रतिमा जिस हाल में वहाँ पे है, अगर वो प्रतिमा नहीं लगाते तो ज़्यादा अच्छी स्थिति में कम से कम वो चौक या वो व्यवस्था रहती। तो निगम इतने सारे सौंदर्यकरण का काम कर रही है, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का लगातार कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, माननीय महापौर जी, आयुक्त महोदय इस विषय को रोज देख रहे हैं, इसके ऊपर में संज्ञान लेते हुए कम से कम उन चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण और रख रखाव के लिए वार्षिक रख रखाव का टेंडर कर दें, जिससे इन प्रतिमाओं का और इन महापुरुषों का कम से कम अपमान ना करें। तो बारिश का मौसम शुरू होते ही बीमारियां भी पैर पसारने लग गई हैं, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। ऐसा ही नज़ारा महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, जहां प्रतिदिन ओपीडी में करीब 40 से 50 मरीज मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं, जिनमें से 15-20 मरीज गंभीर हालत के होते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जो सर्पदंश का शिकार होते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अभी आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से सीरियस जो केस होते हैं उनको रायपुर रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आरती भगत ने मौसमी बीमारियों से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, इसके बारे में जानकारी देते हुए ये कहा कि साफ और उबला पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और बाहर का भी कुछ भी खाने से परहेज करना चाहिए। संतोष चेक ड्रेसिंग 2 लोग का सर्जरी हो गया। मेडिसिन ओपिनियन, हीरा बाई का मेडिसिन ओपिनियन है, गए कि ये हीरा वाला का भी इसका सर्जिकल ओपिनियन हो गया ना मैम। जो लोग का सर्जिकल ओपिनियन के भेजी थी पता है। अभी सीजनल बीमारियों में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस, मलेरिया के केसेस, डेंगू के केसेस और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए हैं और स्नेक बाइट के केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कम से कम 40 केसेस आते हैं पर डे और इसमें से सीरियस होते हैं लगभग 15 से 20 पेशेंट, जिनको आईपीडी केसेस की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। पिछले साल की तुलना में भी केसेस लगभग समान ही होते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है केसेस की संख्या बढ़ जाते हैं। यहाँ हमारे पास आईवी एंटीबायोटिक आती है, ओआरएस भी हमारे पास उपलब्ध है। प्रमुखता देखा जाए तो क्या इनके लक्षण है और किन बीमारियों से ग्रसित है, क्या सावधानियां एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मेनली इसके लक्षण होते हैं उल्टी के साथ पेशेंट का आना, दस्त के साथ और बुखार भी आ जाता है इनको। अगर मरीज
स्वच्छ पानी नहीं लेता है तो इसके केसेस बढ़ते हैं। तो मेन इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि पानी उबाल कर पिए, छान कर पिए और बाहर का खाना खाने से बचें। कितने बाइक की जो है जो मरीज जो है लगातार सामने आ रहे हैं, पर डे अगर बात की जाए तो कितने मरीज आ रहे हैं, अभी तक कितने जो है मरीजों को टारगेट कर रहे हैं? जी, बारिश के मौसम में फिर से स्नेक बाइट की संख्या भी बढ़ जाती है और पिछले महीने जुलाई के महीने में हमारे पास लगभग 40 केसेस आए थे। इसमें से मोस्टली नॉन पॉइज़नस स्नेक बाइट के केसेस थे, पर कुछ स्नेक बाइट पॉइज़नस भी थे हमारे पास। कितने लोगों को रिफर किया गया जहाँ पे आइटम टेस्ट के बारे में? जी, पिछले महीने 40 केसेस आए थे, उसमें से लगभग रेफ़र होते हैं 5 से 10 केसेस, क्योंकि हमारे पास अभी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे केसेस को न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट को रेफ़र करना पड़ता है। वैक्सीन की बात की जाए तो अभी मतलब कितने यहाँ पर आपके स्टॉक में? एंटी स्नेक वेनम हमारे पास काफ़ी संख्या में उपलब्ध है, सारे मरीज़ों को एंटी स्नेक वेनम मिल जाता है। और इधर रायगढ़ नगर निगम की सफाई व्यवस्था और दवा छिड़काव के मुद्दे पर भाजपा स्वच्छता अभियान विभाग और युवा मोर्चा ने महापौर जानकी अमृत काटजू को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि मानसून आने के बाद भी निगम इलाके में डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। को बुला के कमिश्नर साहब को बुला के 3 बार रिक्वेस्ट कर लिया हूँ कि आज हम लोग भाजपा युवा मोर्चा और स्वच्छता विभाग की तरफ से नगर निगम का विरोध करने के लिए आए थे कि पूरे शहर में अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं पर भी दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, हर तरह से पूरा शहर को लावारिस तरह से छोड़ दिया गया है। सड़कों की हालत देख लेंगे, मच्छर डेंगू की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। हम शहर को बचाने के लिए आज नगर निगम का विरोध करने के लिए नगर निगम में आदरणीय महापौर जी से मिलकर उनसे निवेदन किए हैं कि इस चीज़ के लिए शहर पर ध्यान दें और नींद से जागे नगर निगम। और इधर राजनांदगांव की शहर की बेटी ने एक नया कीर्तिमान रचा है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वंशिका पांडे को छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राजनांदगांव में पली बड़ी वंशिका को 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया। वहीं उसके बाद राजनांदगांव शहर आगमन पर लोगों ने वंशिका पांडे का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ की यात्रा की आपकी ट्रेनिंग रही और कैसे आपको? जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे कैडेट ऑफिसर में तब्दील होता है। काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। आपको बहुत सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेंटल स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करके आप अंतिम पग के पार पहुँच पाते हैं। आप एक इंजीनियर की ट्रेंड है, तो ये इस फील्ड में जाने के लिए आपकी सोच कहाँ से आई और कैसे इस फील्ड में आए? मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है जबलपुर से। तो जबलपुर एक काफ़ी सारे वहाँ कैंट एरिया और सेंटर है, तो वहाँ से मुझे पहली बार एक रिफ्लेक्शन मिला आर्मी लाइफ के बारे में। तो कहीं ना कहीं तब एक मन में था कि इस फील्ड में भी जाया जा सकता है, और जब मौका मिला तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया और भगवान की दया से मैं सफलतापूर्वक उस चीज़ को कर भी पाई। किसको मानते सफलता का पूरा श्रेय? इसका श्रेय बिल्कुल मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन को जाता है कि हर मोड़ पे, हर फैसले में, हर बड़े फैसले में लोगों ने मेरा साथ दिया। जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुई, जहाँ पे मैं थकी, वापस उन्होंने उठा करके मुझे खड़ा किया। मेरे फादर मिस्टर अजय पांडे, मदर मिसेस सरला पांडे एंड माय सिस्टर मिसेस मानसी मिश्रा, लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे। जैसे जैसे ये बोलते गई, करते गए, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। लेकिन हाँ, पूरा परिवार 11 महीने के प्रत्येक दिन सवेरे से शाम तक इसके फ़ोन का वेट करता था कि इसका दिन कैसा बीता, क्या बीता, पर वहाँ फ़ोन अवेलेबल नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से कभी कोई फ़ोन मिलता था, हफ्ते में एक आध बार, तो उसका हम लोग सब बड़े उससे इंतज़ार करते थे, कुशल क्षेम लेते थे और इसका उत्साहवर्धन करते थे। बचपन से तो मैं देखता हूँ एक अलग किस्म की थी ये, और मेरे को हमेशा ही लगता था कि कुछ अलग करेगी करके, और वास्तव में उसने देश सेवा का जो मार्ग चुना है ये तो अद्वितीय है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस मार्ग को चुना
और आज इस मुकाम पे पहुंच गई। और रस्तोगी कॉलेज के 40 से अधिक बच्चों के फूड पॉइजनिंग का मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर कर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के सामने जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज संचालक तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। और तत्काल किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होता देख वे काफी उग्र हो गए और कॉलेज के अंदर घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। आपको हम ये भी बता दें कि कल शाम रस्तोगी कॉलेज की लापरवाही की वजह से लगभग 60 छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। फूड पॉइजनिंग के कारण एक बच्चे की मौत की खबर भी आई। वहीं इस घटना के बाद दुर्ग कलेक्टर ने तुरंत रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। छात्रों बोले आज भी पानी में सफेद कीड़ा है। आप लोग तो भाई है हमेशा का आप लोग का 60 बच्चे अभी तक मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम एबीवीपी डायनामाइट 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 एबीवीपी डायनामाइट कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। ये है जो अभी कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में हुआ है, जो 60 बच्चे भी भर्ती हैं, एक बच्चे की मृत्यु हुई फूड पॉइजन की वजह से, उसको विषय हो रहा। और जो कॉलेज में पानी वानी को व्यवस्था, खाने में कीड़े की व्यवस्था समस्या को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना आंदोलन कॉलेज रस्तोगी साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को आज हम लोग ज्ञापन देंगे इस विषय को लेके। और हमारा विषय ये है, जो बेचारी बच्ची जिसकी मृत्यु हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉलेज प्रशासन लेगा? कॉलेज प्रशासन तो हाथ खड़ा कर देगा, नहीं हमारे तो कुछ नहीं है। वो लोग हमेशा हर कॉलेज प्रशासन का यही रहता है कि लोग हमेशा हाथ खड़े कर देते हैं। यही हमारी मांग थी और जल्द से जल्द पूरा हो ये हमारी, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और अगस्त महीने में होने वाले बड़े आयोजन के लिए कांग्रेस ने कमेटी बना ली है। कमेटी में राम गोपाल अग्रवाल, अमरजीत चावला, रवि घोष, गिरीश देवांगन, सुशील आनंद शुक्ला, गिरीश दुबे सहित विभिन्न नेताओं को शामिल किया गया है। इन सभी नेताओं को अगस्त में आयोजित होने वाले तमाम बड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। आपको हम ये भी बता दें कि 5 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। इसके बाद 9 अगस्त को विधानसभा स्तर पर पदयात्रा का आयोजन किया जाना है। वहीं 15 अगस्त को राजधानी रायपुर में विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। और अंबिकापुर में एक युवती ने अपने साथ हुए छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत सरगुजा पुलिस अधीक्षक से की है। युवती ने व्यापारी मुकेश अग्रवाल और उसके कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने ये बताया कि असोला गांव के श्री राम मोटर सेल्स एंड सर्विस गैरेज के कर्मचारियों द्वारा आए दिन छेड़छाड़ की जाती है और अश्लील मैसेज भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। इससे पहले भी उनके द्वारा जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई थी। तब इस मामले को लेकर व्यापारी मुकेश अग्रवाल के खिलाफ शिकायत भी की गई थी, लेकिन व्यापारी ने जातिगत शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से भगा दिया। इससे परेशान होकर पीड़िता ने आदिवासी थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। वहीं एसपी ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। और इस मामले में मुकेश अग्रवाल का ये कहना है कि हम पीड़िता का समर्थन करते हैं, पुलिस को हमसे जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम उसे देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ मतलब घर साइड ही कोई मतलब मुकेश अग्रवाल है, हमारे घर के सामने ही मतलब एक तो टाटा मोटर्स है, वहाँ पास मुकेश अग्रवाल जी हैं। तो उन लोग के बुलाए जाने पर कुछ गुंडे लोग आए हैं, तो उन लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं। और जब मैं यहाँ अंबिकापुर कोचिंग आती थी तो मेरे को फॉलो करते थे एंड उन लोग
मतलब मेरे में ना गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं एंड कॉल करते हैं नाइट नाइट में और मेरे घर के सामने खड़े रहते हैं। और एक बार जब मैं कुआं साइड गई थी तो उन लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश भी कर रहे थे, तो मैं वहाँ से कैसे भी करके आ गई। और जब हम लोग FIR लिखवाने और मतलब आदिवासी थाना गए थे तो वहाँ हम लोग का मतलब कि FIR नहीं लिखा गया। SP ऑफिस में आए हैं और हम लोग को मतलब इसके खिलाफ हम लोग को कार्यवाही चाहिए। लड़की मन के छेड़छाड़ करते हैं, वो लाने हैं कहाँ ले, हरियाणा से गुंडा, वही लोग छेड़छाड़ करते हैं। खाली देखते रहते हैं, सब उते इते झुकते रहते हैं, शाम को सवेर को खाली वही पर देखते हैं। अगर मेरे कर्मचारी के ऊपर कोई ऐसा आरोप है, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उस बेटी के समर्थन में हूँ और मैं उस लड़के के साथ नहीं खड़ा हूँगा। मैं जहाँ तक होगा कोर्ट की लड़ाई भी मैं उस बेटी के साथ खड़ा होकर लड़ूंगा। लड़की का आरोप है कि उसने आपको बताया था इस छेड़छाड़ के बारे में, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया? ये सर्वथा वो गलत बोल रही है। मेरे को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ना उस लड़की ने मेरे को कुछ बताया, ना वो मेरे से मिली, ना मेरे पास उसका कोई फ़ोन आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।